पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत जैसे विशाल, विविध और जटिल देश में अगर सबसे जरूरी और संवेदनशील प्रक्रिया कोई है तो वो है जनगणना। ये महज आंकड़ों की कवायद नहीं, बल्कि देश की आत्मा को समझने का एक जरिया है। हर नाम, हर पहचान और हर अस्तित्व को दर्ज करने का एक लोकतांत्रिक उपक्रम। अब जब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना पर औपचारिक मुहर लगा दी है, तो ये निर्णय आने वाले वर्षों की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। ये फैसला उस जनसंख्या गणना के संदर्भ में लिया गया जो 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। वहीं इस बार की जनगणना खास होगी क्योंकि इसमें धर्म, वर्ग और शायद संप्रदाय तक के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जनगणना की प्रक्रिया असल में होती कैसी है और इसके पीछे की रूपरेखा क्या होती है। दरअसल जनगणना की शुरुआत होती है एन्यूमरेटर यानी गणनाकारों की नियुक्ति से। ये सरकारी कर्मचारी अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में घर घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाते हैं। इन कर्मचारियों को सरकारी पहचान पत्र दिए जाते हैं, जिनके आधार पर कोई भी नागरिक उनकी असल पहचान की पुष्टि कर सकता है। ये एक अत्यंत व्यवस्थित और संवेदनशील प्रक्रिया होती है, जिसमें नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी बेहद गोपनीयता के साथ जुटाई जाती है। वहीं सरकारी जनगणना दो मुख्य हिस्सों में विभाजित होती है। पहला हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस और दूसरा जनसंख्या गणना। हाउस लिस्टिंग में ये पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति का निवास कैसा है, क्या वहाँ बिजली है, स्वच्छ पेयजल की सुविधा है या नहीं, शौचालय की स्थिति क्या है, मकान किसकी संपत्ति है और वहाँ कौन कौन रहता है। इसके अलावा दूसरे चरण में आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें हर व्यक्ति से व्यक्तिगत सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नाम, लिंग, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, अस्थायी और स्थायी पता, परिवार में मुखिया कौन है और उससे आपका क्या संबंध है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में तकरीबन 29 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें गणनाकार अपने फॉर्म में दर्ज करते जाते हैं। हालांकि समय के साथ साथ जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की संख्या और उनका दायरा भी बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर 2001 की जनगणना अपेक्षाकृत सीमित थी, जिसमें बुनियादी जानकारी ली जाती थी, लेकिन 2011 में हुए सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि वे जहाँ काम करते हैं वो जगह उनके निवास से कितनी दूरी पर है। गांव, मोहल्ला, शिक्षा, रोजगार जैसे पहलुओं को भी सर्वे में सम्मिलित किया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियों के निर्धारण में जनगणना की भूमिका कितनी अहम है। वहीं जनगणना के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार का दावा है कि इन आंकड़ों को किसी निजी संस्था के साथ साझा नहीं किया जाता। पहले आंकड़े कच्चे रूप में होते हैं, जिन्हें बाद में फिल्टर किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है और फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का हिस्सा बनाया जाता है। यही डाटा नीति निर्माण, योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के वितरण में सरकार की मदद करता है। अब बात करते हैं जनगणना के कानूनी ढांचे के बारे में। दरअसल भारत में जनगणना कराए जाने का कानूनी आधार जनगणना अधिनियम 1948 है। ये अधिनियम केंद्र सरकार को जनगणना कराने और उससे जुड़े नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके तहत जनगणना में दर्ज की गई व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखता है। अगर जनगणना के इतिहास पर नजर डालें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी। इसके बाद पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई और तब से हर 10 वर्षों में जनगणना कराने की परंपरा बन गई। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और तब से ये क्रमबद्ध रूप से जारी है। अब गौरतलब है कि जातिगत जनगणना पर मुहर लगाकर मोदी सरकार ने एक बड़े सामाजिक विमर्श की शुरुआत कर दी है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संसाधनों के समान वितरण और प्रतिनिधित्व की बुनियाद भी तय करेगा। अब ये देखना है कि इस जनगणना से किस तरह की नीतियां निकलेंगी और समाज के कौन कौन से वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन इतना तय है कि हर 10 साल में आने वाली ये गणना केवल सिर गिनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना का आईना है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वे उस देश की आत्मा के प्रतिबिंब होते हैं जिसे हम भारत कहते हैं।